कुमार शाह, उमेश जी भी जो है दौड़ दौड़ कर सारे आयोजन को, इस आयोजन को सफल करने में अपनी भूमिका निभाते रहे। आज कविवर ध्रुवनारायण सिंह राय के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। कहा जाता है कभी कभी उपस्थिति से अधिक अनुपस्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। ध्रुव बाबू उपस्थित नहीं है, अनुपस्थिति है उनकी, लेकिन फिर भी इस अनुपस्थिति में भी उनकी उपस्थिति की विराटता समा गई है, क्योंकि हम लोग उन पर चर्चा कर रहे हैं। किसी भी कलाकार, कवि, लेखक, विचारक के लिए पहला जो पड़ाव होता है वह उनके आत्मसंघर्ष से निकलता है। कोई भी कलाकार या कवि कितना आत्मसंघर्ष किया है। कवि को, लेखक को गहरे आत्मसंघर्ष से गुजरना पड़ता है। एक ही साथ बाहरी तत्वों से भी लड़ना पड़ता है और खुद से भी लड़ना पड़ता है। खुद के अंदर उत्पन्न लोभ से भी लड़ना पड़ता है। तो मैं गवाह रहा हूँ राय जी के इस आत्मसंघर्ष का, कि वे बाह्य लड़ना उनका तो होता ही था, साथ साथ आंतरिक लड़ाई भी होती थी। और बहुत बार हम लोग के बीच में विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श होता था, बहस होती थी। हम लोगों में वैचारिक मतभेद भी था, लेकिन मनभेद कभी नहीं रहा। वैचारिक मतभेद तो अवश्य रहा, लेकिन मनभेद कभी नहीं रहा। और उनके आत्मसंघर्ष का यह भी सबूत है। दूसरा जो उनके व्यक्तित्व का जो रचनात्मकता से जुड़ा हुआ तत्व है, वह है प्रश्नाकुलता। किसी भी लेखक और कवि कलाकार को बड़ा बनाता है कि उसके अंदर प्रश्न आकुलता कितनी है, कितना वो सोचते हैं कि ये दुनिया कैसी है, क्या है और क्या होना चाहिए। इस बात को लेकर उनके अंदर गहरी प्रश्नाकुलता थी और यह उन्हें यह तत्व बड़ा जो है सो बनाता है। बहुत कम लोगों को पता होगा, वैसे हमारे जो सहपाठी रहे हैं उन्हें पता है कि ध्रुव बाबू एक लेखक, कवि ही नहीं, बहुत अच्छे अभिनेता भी थे। मुझे याद है जागा हिंदुस्तान और एक दूसरा कोई जो है नाटक का जब अभिमंचन हो रहा था, तो उसमें उसने पिता की भूमिका निभाई थी और बहुत ही सफल भूमिका निभाई थी। तो इससे उनके अंदर का के अभिनेता का भी पता चलता है कि वो बहुत अच्छे अभिनेता भी थे। अभिनय क्षमता उनमें काफ़ी थी। यह अलग बात है कि इस तरह का अभिनय वातावरण यहाँ नहीं था और उनके व्यक्तित्व का वह रूप उतना नहीं खिल सका। जहाँ तक उनकी रचनाओं का है, वे काव्य के रूप में विभिन्न विधाओं में लिखते थे।
प्रबंध काव्य लिखते ही थे, साथ ही साथ गीत रचना भी की उन्होंने, गजल लेखन भी किया और मुक्त छंद की कविताएं भी लिखी। यहाँ तक कि पारंपरिक गीत भी लिखे उन्होंने, 12 मसा वगैरह। और अक्सर हम लोगों में बहस होती थी कि इतने लोग गजल लिख रहे हैं, किस तरह से हमारी गजल अन्य लोगों से अलग हो या है। तो हमने उनको सुझाया था, बहुत कम गजल में परिवार बोध है, तो क्यों नहीं परिवार बोध को अपनी गजल में आप आगे बढ़ाएं। और मेरी सलाह के अनुसार उन्होंने इस ओर कदम आगे बढ़ाए और सफल भी हुए। खास करके किसी रचना के शीर्षक को लेकर हमसे विचार विमर्श होती थी और बहुत बार वो सहमत भी होते थे, मान भी जाते थे, बहुत बार असहमत भी होते थे। तो उनका जो साहित्यिक व्यक्तित्व था बहुरूप था और ऐसा होना ही चाहिए। यही महत्वपूर्ण है उनके साहित्यिक अवदान का। और सबसे बड़ी बात, वो विभिन्न विधाओं में कविताएं लिखते थे, लेकिन बहुत ही सुंदर गद्य लेखक थे। गद्य लेखन में उनकी भाषा की विशेषता यह थी कि वे संश्लिष्ट भाषा लिखते थे। कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह देने की कला उनके गद्य लेखन में थी, जो बहुत ही संघर्ष के बाद, आत्मसंघर्ष के बाद यह क्षमता आ पाती है। उनके अन्य काव्य विशेषताएं, लेखन संबंधी विशेषताओं पर अगर चर्चा हो तो 2-4 घंटे बहुत कम पड़ जाएंगे। और मैं समझता हूं कि इसके लिए खास करके उनके कृतित्व को लेकर एक अलग कार्यक्रम जो है वह हो, थोड़ा समय से, और भी बाहर से ऐसे सक्षम विद्वान आ रहे हैं, विश्लेषक आ रहे हैं, जो सधे हुए ढंग से उनकी कृति के बारे में, कृतित्व के बारे में कहे, ताकि हम लोग और अधिक बढ़िया से समझ पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आगे उनके लेखन पर और भी गोष्ठी हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।